बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद, शोबा उर्दू आपसे मुखातिब हूँ। सबक हम पढ़ रहे थे मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। कल हमने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा था, आज हम इसका पढ़ेंगे अगला हिस्सा। जो सबक बाकी रह गया है वो मैं कोशिश करूँगा कि आज के लेक्चर में आपको पढ़ा दूँ। तो कल हम पहुँचे थे कि किसी कसीदा या गज़ल को बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे, यहाँ तक पढ़ा था। दूसरा पैराग्राफ है सफ़ा नंबर 1 का, यानी सफ़ा नंबर 8 पे ये सबक है आपका। और दूसरा पैराग्राफ तकरीबन दरमियान तक हमने पढ़ा था। इसके बाद लिखा है कि एक साहिब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं अपने दोस्त अहबाब की खिदमत करता रहा और आके अशार देखता रहा। शेर जिस पे लिखे हुए थे वो वर्क देखता रहा, मानी अपने दोस्त अहबाब के भेजे हुए कसीदे गज़लें नज़में वगैरह में देखता रहा। जो मुझसे हो सका वो मैंने किया और इस्लाह देता रहा, यानी ठीक करता रहा। जहाँ पे गलतियाँ थीं उनको ठीक करने की कोशिश करता रहा। और अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे है, सूझे से मुराद होता है नज़र आना, सूझना। सूझे है और हाथ से अच्छी तरह लिखा भी ना जाए है। मानी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ भी कांपते हैं, वो हिम्मत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, और ना ही आंखों से अच्छी तरह मुझे नज़र आता है। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, कलील के मानी थोड़ी, कम। मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी यानी थोड़ी थी, मगर हौसला फराख था, खुले दिल के आदमी थे। साइल उनके दरवाजे से खालियात बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्द औरत पड़े रहते। अपाहज से मुराद है माजूर। गदर के बाद उनकी आमदनी का कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते। दो लफ्ज़ मुश्किल है, एक लफ्ज़ था गदर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गदर वो लफ्ज़ है जिस गदर अंग्रेज़ बगावत के मानों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों ने हमारे ख़िलाफ़ लड़ी। तय ये हुआ था बहादुर शाह ज़फ़र के दौरे, आखिरी बादशाह मुग़ल बादशाह के दौरे हुकूमत में, कि अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिल के कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुओं ने हमेशा की तरह हठधर्मी का और दगाबाजी का मुजाहरा करते हुए उस वक्त मुसलमानों का साथ छोड़ दिया जब मुसलमानों ने जंग आज़ादी शुरू की। मुसलमान चूँकि तादाद में कम थे, उनके पास हथियार कम थे, ट्रेंड भी नहीं थे। इस वजह से मुसलमानों को इन मसाइल का सामना करना पड़ा और मुसलमान ये जंग हार गए। अंग्रेज़ों का पूरे मुल्क पर कब्ज़ा हो गया। वो एक अलग कहानी है, लंबी चौड़ी। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल आगे आपके सबक में शामिल है, उस पे इंशाअल्लाह उसमें मैं आपको तफसील से इस हवाले से बातचीत समझाऊंगा और बताऊंगा भी। यहाँ पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि गदर बगावत के मानों में अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे, जबकि मुसलमान गदर को जंग आज़ादी से तशबीह देते हैं। बिसात के मानी हिम्मत, ताकत, यानी 150 रुपये माहवार था। उस ज़माने में ही बहुत बड़ी रकम थी और एक शख्स के लिए ये कोई मामूली रकम ना थी। लेकिन उनके जो मिर्ज़ा गालिब थे वो सखी आदमी थे, दरियादिल आदमी थे, फ़कीरों, मोहताजों, गरीबों की मदद अपनी हिम्मत से बढ़ के करते थे, जिसकी वजह से अक्सर तंग रहते थे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, गर्दिश रोज़गार से मुराद है रिज़्क़ की तलाश, रोज़ी की तलाश।
बिगड़ गए थे, मानी उनका रिस्क रोटी पूरी नहीं होती थी, कोशिश के बावजूद उनके साथ निहायत शरीफाना सलूक करते। दिल्ली के अमायद बड़े लोग, अमायदीन बड़े लोग, शहर के अमायदीन में शेख सब्ज मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे और 1857 में इनकी हालत सकीम हो गई थी, बुरी हो गई थी। आप कमज़ोर भी लिख सकते हैं, बुरी भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। एक रोज़ छींट का फरगल पहने, फरगल कोट को कहते हैं, फरगल के मानी कोट, छींट का कपड़ों का नाम है, जिस तरह छींट है, जिस तरह लान है, जिस तरह काटन है, जिस तरह खद्दर है, इसी तरह छींट का भी कपड़ा होता है, बड़ा कम कीमत होता है, कम हैसियत होता है। मिर्ज़ा साहब से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी इनको मालीदा या जामा वार वगैरह चुगों के अलावा ऐसा हकीर कपड़ा, घटिया या कम तर कपड़ा मालिदा और जामादार भी कपड़ों के नाम हैं। कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का फरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया, दुख हुआ, तकलीफ हुई। दोस्त को अच्छे कपड़ों में ना देख के तकलीफ हुई। फिर क्या किया, उससे पूछा ये छींट आपने कहाँ से ली, और इसकी वजह बड़ी भली मालूम होती है, आप मुझे फरगल के लिए छींट मंगवा दें। दोस्त को ये नहीं कहा कि तुम ये इस तरह के निकम्मे कपड़े पहन के कहाँ से आ गए हो। उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया। गालिब की तरहदारी है, गालिब की खूबसूरती है, वज़ादारी है। कहा कि ये इतनी अच्छी छींट आपने कहाँ से ली जिसका ये कोट बनवाया, मुझे भी मंगवा दें। तो उन्होंने कहा कि ये फरगल आज ही बन कर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, आज ही बन के मैं पहली बार पहना है, आपको पसंद है तो आप ये ले लें। मिर्ज़ा ने कहा जी तो यही चाहता है इस वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा के मैंने रोज सर्दी, ठंड। जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है, आप यहाँ से घर तक पहन के क्या जाएंगे। फिर इधर उधर देखा और खूंटी पर से अपना मालीदा का बेहतरीन और महंगे कपड़े का बना हुआ निया चुगा उतार कर उन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चुगा उनकी नज़र किया। यानी अपने दोस्त की इज़्ज़त को भी मजरूह नहीं होने दिया। और उनका जो दिल में तकलीफ़ हुई कि मेरे दोस्त की जिस्म पे जो कोट है ये कितना कीमती नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, तो उसको भी रफ़ा करने के लिए अपना बेहतरीन कपड़े का बना हुआ, कीमती कपड़े का बना हुआ कोट उनकी नज़र कर दिया, यानी उनको दे दिया। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर आपको हैवान नातिक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुजर चुका तो किले में गए, दिल्ली का किला। बादशाह ने पूछा मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे। अर्ज़ किया पीर व मुर्शिद एक नहीं रखा। यानी दोगली बात कर दी, दो मानो वाली बात कर दी। एक न रखा से दो मुराद हैं कि एक नहीं रखा बाकी सारे रखे हैं, और दूसरी मुराद है कि एक भी नहीं रखा। तो यहाँ वही मुराद है। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हुजूर एक नहीं रखा, मानी मैंने कोई रोज़ा नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छता तारीख था। जब छत्ते से गुजर कर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ नवाब साहब इनको लेने को खड़े थे। मिर्ज़ा ने उनको देख कर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्मा-ए हैवान दरून तारीकी यस्त, कि आबे हयात अंधेरे में है। मजाक उड़ाया, मजाक किया। जब दीवान खाने में पहुँचे तो उनके दालान में बसबब मशरक़ रोया। मशरक़ की सिमत होने के वजह से धूप भरी हुई थी। मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा, ई खाना हमा आफ्ताब अस्त, ये घर तो सारे का सारा सूरज की मानद चमक रहा है। इसी तरह एक सोबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तकी मीर। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ये वो साहब हैं, ये वो शख्स हैं जो मिर्ज़ा गालिब के उस्ताद होने से पहले
बहादुर शाह ज़फ़र यानी वाली वक्त के, बादशाह वक्त के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र भी एक बहुत अजीम किस्म के शायर थे, उनके भी दीवान मिलता है बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी का, और शायरी में उनके उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ थे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की ज़ौक़ के साथ शायराना चशमक थी। गालिब ये समझते थे कि मैं बड़ा शायर हूँ, जबकि इब्राहिम ज़ौक़ समझते थे कि मैं बड़ा शायर हूँ। ज़ौक़ का भी दीवान मौजूद है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि गालिब मिर्ज़ा शेख इब्राहिम ज़ौक़ से बड़े शायर थे। तो बात करने का मतलब ये है कि मिर्ज़ा और मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान जो हैं वो मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे, वो उनके तरफदार थे कि उनकी शायरी बहुत अच्छी थी। जबकि शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को मीर पर तरजीह दी, और उन्होंने कहा कि सौदा की जो शायरी है वो मीर से ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत है। मिर्ज़ा ने कहा मैं तो तुमको मीरी समझता था, मीर से मीरी है, मगर अब मालूम हुआ कि आप तो सौदाई हैं। सौदा या सौदाई के मानी होता है पागलपन। यहाँ भी मिर्ज़ा बात मिजाह में डाल दी और मिजाहिया बात की। इसके बाद है कि बावजूद इसके कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, आमदनी थोड़ी थी और जो जमा पूंजी थी वो भी बहुत थोड़ी थी, कम थी, मगर ख़ुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से जाने ना देते। जेब में कुछ होता या ना होता, उनके बात से, उनके अंदाज़े बयां से, उनके पहनने ओढ़ने से कभी ये बात महसूस ही ना होती कि मिर्ज़ा जो हैं वो कलंगे हो गए हैं, मिर्ज़ा के पास किसी किस्म का कोई पैसा नहीं है, मिर्ज़ा के पास किसी किस्म की कोई जमा पूंजी नहीं है, मिर्ज़ा गुर्बत का शिकार हैं। कभी भी ऐसा उन्होंने अपने रवैये से ज़ाहिर नहीं होने दिया। कभी बाज़ार में पालकी या हवादार के ना निकलते थे। याद रखिए बेटा, जिस तरह आज हम बात करते हैं टैक्सी की, रिक्शे की, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की, आज जदीद दौर है। उस ज़माने में पालकी को दो कहार उठाया करते थे। एक आपने शायद कहीं ड्रामा फिल्मों में देखा भी हो, चौकोर किस्म की एक कह लें सीट हुआ करती थी, उसके ऊपर पर्दा डाला जाता था, और आम तौर पे ये इसको डोली भी कहते हैं। और ये जो दुल्हन होती थी उसको उसके अपने घर से उसके ससुराल तक पहुंचाने के लिए भी काम आती थी। दरमियान में वो जो चौकाट वाला बना होता था सीन, उसमें नरम गद्दे रख दिए जाते, दरमियान में उसको किसी को बिठा लिया जाता। उस ज़माने में जो पालकी है ये बतौर रिक्शा या टैक्सी के भी इस्तेमाल होती थी। दरमियान में लकड़ी लगी होती है लंबी सी, एक शख्स आगे से उठाता है, एक पीछे से उठाता है, और दोनों जो लोग हैं वो उसको हवा में मुअल्लक कर लेते हैं और मंजिल तक पहुँचाते हैं। मिर्ज़ा साहब भी कभी पैदल अगर दूर जाना होता तो ना जाते, वज़ादारी इतनी थी कि बग़ैर पालकी के सफ़र करना मायूब समझते थे। अमायद शहर में से जो लोग इनके मकान पे आते थे ये भी इनके मकान पे ज़रूर जाते। जो लोग इनसे मिलने आते, मिर्ज़ा भी वज़ादारी में उनकी ख्वाहिश होती कि वो भी उन लोगों से मिलने के लिए ज़रूर जाएं। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। अल्ताफ़ सनाली साहब कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे मौजूद था, ये बात मेरे सामने हुई। क्या हुआ? नवाब साहब ने कहा मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ? नवाब साहब ने पूछा कि आप अपने घर से यहाँ आए या कहीं और भी गए थे? मेरे साहब ने कहा मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। बात करने का मकसद ये कि एक आना देने के लिए मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ वो आना या एक पैसा मैं दे के आया हूँ, और उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ आपके पास आ गया हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी, हर बात को मजाक में उड़ा देते थे। शेर है गालिब का बड़ा खूबसूरत, तो गालिब बड़ी से बड़ी बात को भी हंसी में उड़ा देते हैं। कहते हैं कि यहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते
जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं। ये खूबसूरत शायरी गालिब की है। इंशाअल्लाह इससे जो अगला सबक का हिस्सा रह गया वो हम पढ़ेंगे अगले इंशाअल्लाह हिस्से में, अगले लेक्चर में। तो किसी किस्म की बेटा बात समझ ना आई हो, हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें एकेडमी के, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करें, सवाल पूछें, कॉल करें, मैं यहाँ पे आपके तशफ़ी के लिए मौजूद हूँ। तो आज का सबक इतना ही, इंशाअल्लाह बाकी बातें करेंगे कल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।